पाकिस्तान को इन दिनों पानी की शदीद कमी का सामना है। इस कमी के बायस डैमों में पानी के ज़खायर कम तरीन सतह तक पहुँच चुके हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के आबी वसाइल में 40% तक किल्लत वाक़ हुई है। हमारे मुल्क में पानी आता है 3 माह के लिए, बाकी हमें चाहिए एक 3 माह का जो पानी है जो कि यूजुअली जुलाई से सितंबर तक फ्लोज आते हैं और हमें उनको स्टोर करना है, हमें उनको ले के आगे प्लान करना है। अगर हमारे पास स्टोरेजेस प्रॉपर हो तो शायद ये जो चेंजेस आ रही है हाइड्रोलॉजिकल और क्लाइमेटिक ये हम पे उतना इफेक्ट ना करें। अब चूँकि हमारे पास स्टोरेजेस कोई नहीं है, वो ज़रा भी चेंज आती है तो वो हमारे रेजरवायर पे फौरी इम्पैक्ट आ जाता है। अगर जैसे आजकल हमारे पास ऑलमोस्ट 3 डेज़ का है जो रेजरवायर स्टोरेज, जो कि बाकी मुल्कों को कंपेयर करें अमेरिका के साथ या डेवलप कंट्री के साथ, तो वहाँ बाज़ों के पास 90 डेज़ भी है और बाज़ों के पास 180 डेज़ का भी ज़ख़ीरा है। तो कहाँ 90 डेज़, कहाँ 3-4 डेज़। पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने का सबसे बड़ा ज़रिया तरबेला डैम है। तरबेला डैम का ज़्यादातर दारोमदार ग्लेशियर से आने वाले पानी पर है। पानी के हवाले से इस वक्त तक हमें जो शॉर्ट फॉल है वो कोई 15,000 क्यूसिक्स है। मतलब हमारा जो इस वक्त रिक्वायरमेंट थी वो कोई 92,000 थी, बट वी आर गेटिंग अबाउट 80 और 78 और 77 दीज डेज़। तो इसका इफेक्ट तो इरिगेशन पे है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है। वी आर अगेन डिपेंडेंट ऑन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। जैसे टेम्परेचर राइज करेगा पीछे हमारे कैचमेंट एरिया में तो फ्लोज विल गेट बेटर एंड वी आर होपिंग फॉर द सेम, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से ट्रेंड बेहतर हुआ है। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से और ओवरऑल जो इस वक्त इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ रहा है हीट वेव के अलावा भी, अगर हम पानी के रिजर्वॉयर्स देखें तो काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं। डॉक्टर आबिद सलहरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आबिद, पानी की कमी के मसले को हल करने की जो कोशिशें हो रही हैं इस बजट में, इसके लिए जो रकम मुख्तस की गई है ख़ास तौर पर, क्या वो काफ़ी है? देखिए, रकम से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे पास प्लान है। प्लान होगा तो फिर आप उस पर रकम लगा सकेंगे। हमने एक नेशनल वाटर पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने 2018 में बनाई थी, लेकिन उसके बाद उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। पाकिस्तान में जो पानी का इशू है, एक तो ये इशू है कि पानी जो है वो नापैद होता जा रहा है, उसकी अदम दस्तयाबी, लेकिन दूसरा ये भी है कि जो पानी हमारे पास है हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है ये भी उतना ही पानी के फ्यूचर स्केर्सिटी में वो बन रहा है, मौजूद बन रहा है, जितना कि पानी का ना होना और मौसमियाती तब्दीली। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है यहाँ पे अभी भी आप फ्लड इरीगेशन करते हैं। 96% जो हमारा अवेलेबल फ्रेश वाटर है वो ज़राअत के लिए चाहिए हमें, और ज़राअत में हम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है इरीगेशन में। आज भी हम फ्लड इरीगेशन के ज़रिए अपनी फसलों को सैराब करने की कोशिश करते हैं। जो पीने का पानी है, पीने के पानी में जो इशू आ रहा है वो होता है कि आपकी लाइन्स इतनी वो हैं, बोसीदा हैं शहरी इलाकों में कि पानी में कंटामिनेशन होती है। यानी आप साफ़ पानी भी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जब तक आपके घर तक पहुंचता है, सार्फिन के घर तक, तब तक वो कंटामिनेट हो चुका होता है। लिहाजा टैप वाटर जो है वो पीने के लिए काबिल नहीं है। फिर जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की जो पॉलिसी है कि जिसका जी चाहे वो जहाँ मर्जी ट्यूबवेल लगा सकता है, उसकी वजह से भी पानी की अवेलेबिलिटी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। होता यह है कि मैं एक जगह पे ड्रिल करता हूं और अगर वहाँ पे पानी की क्वालिटी ठीक नहीं तो मैं दूसरी जगह कर लेता हूं, लेकिन उस पर सारे प्रोसीजर में जो ज़मीन की रॉक्स हैं जो कि साफ़ पानी को, मीठे पानी को और खारे पानी को लदा रखती हैं, मैं उसको तोड़ चुका होता हूँ और उस तोड़ने के अमल के दौरान में मैं पानी को मिक्स कर देता हूँ, मीठा और खारा पानी, जो कि सारे के सारे वाटर टेबल को नुकसान पहुँचा रहा होता है। राइट। आबिद, एक चीज़ आपने 2018 का जो खास तौर पे जिक्र किया कि 2018 में जो पॉलिसी बनी, वाटर पॉलिसी जो बनी, क्या उस पे सबका इत्तेफाक है कि वो एक ऐसी पॉलिसी है जिस पे अमल होना भी चाहिए और उससे मसले हल हो सकते हैं, और कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हुई है उस पर? देखिए, वो पॉलिसी जो थी वो बहुत अच्छे आबी माहिरीन और प्लानर्स की कंसल्टेशन में बनी थी। पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का कोई फुकदान नहीं, लेकिन वो पॉलिसी बनने के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और हमने देखा कि वो पॉलिसी बैक बर्नर पे चली गई। पिछली हुकूमत जो थी उनका एक फोकस था जो कि बजा तौर पे फॉरेस्ट्री की तरफ था, फॉरेस्टेशन पे उन्होंने बहुत काम किया जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज होता है।
لیکن واٹر پالیسی پہ عملاً اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا. تو موجودہ جو گرمی کی لہر ہے اس وقت، جو شدید گرمی کی لہر ہے جو پاکستان کو متاثر کر رہی ہے، فصلوں کی پیداوار جس طرح ہم ابھی مینشن کر رہے تھے آپ بھی، کہ زراعت اور پینے کے پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی ایسے منصوبے ہیں جو اس مسئلے کو مستقبل قریب میں حل کر سکیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہم نے ایز اے ہول آف گورنمنٹ اس پہ سوچنا شروع کیا ہے. بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ اس طرح کے بہت سے سیکٹرز جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو آئین میں ہوئی تھی وہ بن گئے ہیں اب صوبائی حکومت کا مینڈیٹ. اور وفاق اور صوبوں کے درمیان اور صوبے اور ضلعی حکومتوں کے درمیان وہ جو ایک فاصلہ ہے پالیسی میکرز کے درمیان، جو بات چیت کا نہ ہونا، فنڈز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہونا، اس کی وجہ سے اس پہ کہیں بھی ہولسٹک کام ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی آپ کو تھیوریٹیکلی تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ پوری قوم کا اتفاق ہونا چاہیے، تمام حکومتی جو ادارے ہیں اور لیول آف گورنمنٹ ہے ان پہ اس پہ ایک اتفاق نظر آنا چاہیے، ایک عمل ہوتا نظر آنا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. مثلاً بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں جو کہ اس وقت سب سے زیادہ قحط سالی کا شکار ہے، تو وہاں پہ پچھلے چند سالوں میں وہ جو ٹیوب ویل پہ سبسڈی دی گئی تھی، جن علاقوں میں گراؤنڈ واٹر تھا، وہ چونکہ فلیٹ ریٹ پہ ٹیوب ویل کو بل آتا تھا تو وہ 24 گھنٹے ٹیوب ویل چلا کے وہاں پہ بھی اب پانی نایاب ہو گیا ہے. تو ایک چیز عابد، ایک چیز دیامیر بھاشا ڈیم کے حوالے سے میں صرف کلوزنگ نوٹس پہ جاننا چاہوں گا کہ اس سے متعلق حکومت کا کہنا تھا کہ اس سے ملک پانی اور بجلی میں خود کفیل ہوگا. یہ دعویٰ زمینی حقائق سے کتنی مطابقت رکھتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی اس پہ کوئی بہت زیادہ کام ہو پایا ہے. وہ ان ایریاز میں لینڈ ایکوزیشن ہی سب سے بڑا پرابلم بن جاتا ہے، چونکہ وہ لینڈ پہ جو کمیونٹی کی لینڈ ہوتی ہے، شاملات جس کو بولا جاتا ہے، وہاں پہ اونرشپ ایکوائر کرنا لیٹیگیشنز کو بائی پاس کر کے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. حکومت نے اس دفعہ بھی جو اس میں پیسے جو ایلوکیٹ کیے ہیں ڈیمز کی کنسٹرکشن کے لیے، وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، اور کوئی بھی سیاسی حکومت جس کی کہ زندگی جو ہے وہ 3-4 سال سے زیادہ پاکستان میں نہیں ہوتی ہے، وہ لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ اپنا پورا فوکس بدقسمتی سے نہیں رکھ پاتی. تو لانگ ٹرم پروجیکٹس جو ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری ہم سے بات کرنے کا، اور خاص طور پہ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں اس کو ہمارے لیے ڈم ڈاؤن کرنے کا.